नमस्कार दोस्तों, यह सिंधु सभ्यता का दूसरा क्लास है। आज हम सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं नगर नियोजन। नगर नियोजन का अर्थ क्या होता है? वेल प्लान्ड या योजनाबद्ध तरीके से। तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे किस प्रकार से योजनाबद्ध वेल प्लान्ड तरीके से नगर को बसाया गया था। उस समय के प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, साक्ष्य और अनुसंधान के द्वारा यह ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसे अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं सड़क व जल निकासी प्रणाली किस प्रकार की थी। उस समय की जो सड़कें थी वह सीधी हुआ करती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। जल निकासी प्रणाली, जो नालियां होती थी वह सड़कों के किनारे बनी होती थी और यह नालियां जो होती थी पक्की नालियां होती थी तथा पक्की ईंटों से ढकी हुई होती थी। जो घर होते थे, घर के जो दरवाजे खिड़की हुआ करते थे वह मुख्य सड़क में ना खुल करके घर के पीछे की पतली गलियों में खुला करते थे। नगर जो होता था वह मुख्यतः दो भागों में बटा होता था। एक भाग जो होता था वह उच्च शासक वर्गों के लिए होता था, जिनका व्यापार वाणिज्य में वर्चस्व होता था, प्रभावी वर्ग होते थे उनके लिए होता था। और जो दूसरा भाग होता था वह शिल्पकार, कारीगर, कृषक, श्रमिक, जो सामान्य नागरिक होते थे उनके लिए हुआ करता था। जो निचला भाग होता था यह अपेक्षाकृत जो दुर्ग भाग होता था उससे बड़ा हुआ करता था। संपूर्ण जो नगर था वह एक रक्षा प्राचीर से, किलेबंदी के द्वारा घिरा हुआ होता था। आप इसे बाउंड्री वॉल की तरह समझ सकते हैं। जो उस समय के घर थे उसमें सामान्यतः लगभग सभी घरों से आंगन, रसोई घर, कुआं और एक छोटा सा स्नानागार, इस तरीके से सभी घरों से लगभग हमको प्राप्त हुआ है। तो हम देखते हैं नगरीय नियोजन में एक बार कि क्या क्या हमको प्राप्त हुआ। जो सड़कें हुआ करती थी वह सीधी हुआ करती थी, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। जल निकासी प्रणाली की बहुत ही उन्नत व्यवस्था थी। सड़कों के किनारे नालियां बनी होती थी जो कि पक्की नालियां होती थी और पक्की ईंटों से ढकी हुई होती थी। इन नालियों से घर के गंदे पानी एकत्रित होकर के नगर की मुख्य नाली से जुड़े हुए होते थे। इस प्रकार से गंदे पानी को नगर के बाहर निकाल लिया जाता था। जो दरवाजे खिड़की होते थे वह घर के मुख्य सड़क में ना खुल करके पीछे की गलियों में खुला करते थे, जिससे कि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। घरों में आंगन, रसोई घर, कुआं, स्नानागार सामान्यतः सभी घरों में पाया गया है। नगर को दो भाग में बांटा गया था। सामान्यतः सभी शहरों में नगर के दो भाग मिले हैं, किंतु अपवाद स्वरूप धौलावीरा में नगर के 3 भाग प्राप्त हुए हैं। और शहर जो होता था वह एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ होता था, लेकिन चंद हुजड़ों में अपवाद स्वरूप रक्षा प्राचीर का अभाव देखा गया है। सोशल लाइफ, जो उस समय की जो सोशल लाइफ थी वह किस प्रकार की थी? समाज की जो इकाई थी वह परिवार हुआ करती थी और परिवार जो था वह मातृसत्तात्मक हुआ करता था। जैसे कि हम लोगों ने साक्ष्य में देखा, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है और भूमि देवी, उर्वरता की देवी हमको प्राप्त हुई है। इस आधार पे कहा जा सकता है उस समय में परिवार में माताओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता था और परिवार जो होता था वह मातृसत्तात्मक होता था। आभूषण व साज सज्जा की स्त्री व पुरुष दोनों ही शौकीन हुआ करते थे। जैसे कि हमको चंद हुजड़ों से प्रसाधन सामग्री भी प्राप्त हुई है। इसे समझ सकते हैं कि उस समय प्रसाधन को विशेष महत्व दिया जाता था। वस्त्रों में ऊनी व सूती दोनों प्रकार के वस्त्र उस समय प्रयोग में लाए जाते थे। यह सभ्यता शांतिप्रिय सभ्यता थी, क्योंकि हम उस समय देख सकते हैं कि हमको साक्ष्य में कोई भी हिंसक सामग्री, हथियार, औजार जो युद्ध वगैरह में प्रयोग होते हैं उस प्रकार से हमको कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक शांति प्रिय सभ्यता थी। इस समय पूर्ण समाधिकरण का अधिक प्रचलन देखा गया। वैसे तो कहीं कहीं आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के भी साक्ष्य पाए गए हैं, किंतु पूर्ण समाधिकरण का अधिक प्रचलन देखा गया। अब पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण होता क्या है? पूर्ण समाधिकरण वह होता है दोस्तों जिसमें ताबूत वगैरह में या ऐसे पूर्ण तरीके से दफना दिया जाता है शव को, जैसा कि हम कब्रिस्तान वगैरह में देखते हैं। और आंशिक समाधिकरण वह होता है जिसमें शव को नदियों वगैरह में या फिर जंगल वगैरह में छोड़ दिए जाते हैं। नदियों में जलीय जीव उसका भक्षण कर लेते हैं और जंगल वगैरह में चील, कौवे और गिद्ध वगैरह उसका, या जंगली जंतु जानवर उसका भक्षण कर लेते हैं। और दाह संस्कार तो जानती हैं जिसमें शव को जलाया जाता है। तो अधिक तौर पर अधिकांशतः यहाँ पूर्ण समाधिकरण का प्रचलन देखा गया है। धातु में वे सोना, चांदी, तांबा, कांसा से मुख्यतः परिचित थे। वे कांसा का तो इसी सभ्यता में ही कांसा की खोज की गई। अधिकतर जो उस समय के जो औजार वगैरह जो थे, जो कृषि वगैरह में प्रयोग किए जाते थे, वह कांसे व पत्थर से मिल करके बनाए जाते थे। तांबा तो ताम्रपाषाण काल से ही खोज लिया गया था और सोने और चांदी से भी भली भांति ये परिचित थे। माप तौल से भी ये परिचित थे। जैसे कि हमने देखा था कि चंद हुदड़ों में माप तौल के जो बाट वगैरह होते हैं उसके बनाने के कारखाने पाए गए हैं। तो ये
माप तौल से भी परिचित थे। इस समय जो बर्तन, जो मृद भांड जो प्रयोग किए जाते थे वो लाल व गेरुआ रंग के हुआ करते थे, इसलिए इसे गैरिक मृद भांड भी कहते थे। इसे इंग्लिश में ऑकरी कलर पॉटरी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ओसीटी कहते हैं। इसी का एक मतलब सुंदर रूप डिजाइनदार जो होता था, उच्च वर्गों के द्वारा प्रयोग होता था, उसे मनका कहते थे, जिसका कारखाना हमको चंद हुदड़ों में प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं राजनीतिक जीवन। जो इस समय की जो पॉलिटिकल लाइफ थी वह कैसी थी। इस समय जो शासन होता था वह जनतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था। और जो व्यापार वाणिज्य में जिनका वर्चस्व होता था, जो एक तरीके से अभी के टाइम पे कह सकते हैं कि जो हाई प्रोफाइल बिजनेस वाले जो होते थे उस समय के व्यापार वाणिज्य में, उन्हीं का ही प्रभाव देखा जाता था शासन में। आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता के समृद्ध होने का कारण उस समय के कृषि व व्यापार के उन्नत होना है। कृषि उस समय मुख्य तौर पे अनाज में गेहूं व जौ का किया जाता था। इसके अलावा सरसों, मटर, तिल का खेती किया जाता था। कपास की सर्वप्रथम खेती का श्रेय सिंधु सभ्यता वालों को जाता है। यूनानी लोग इसे सिडोन कहते हैं। व्यापार, उस समय आंतरिक व्यापार ही केवल न होकर के विदेशी व्यापार का भी चलन था। समकालीन सभ्यता जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया से व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुजरात तट स्थल प्राप्त लोथल को प्रमुख बंदरगाह नगर साक्ष्य स्वरूप में पाया गया है। अब जब कृषि और व्यापार उन्नत था तो पशुपालन का भी विकसित होना स्वाभाविक है। उस समय कुबड़ वाले बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, हाथी, गधा, सुअर, कुत्ता, इन सब जानवरों का पालने का अनुमान लगाया गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पहिए का तो आविष्कार हो चुका था, तो कोई रथ, आज के जैसे रथ है उस तरीके की कोई गाड़ी विकसित रही होगी उस समय, जिससे सामान वगैरह पशुओं के द्वारा ढोने का कार्य किया जाता रहा होगा। धार्मिक जीवन। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी व पशुपतिनाथ, जिनको रुद्र देवता भी कहा जाता है, मुख्य दो देवताओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो पशुपतिनाथ रुद्र देवता हैं वो वर्तमान के शिव जी जो हैं उनका प्रतिरूप माना जाता है। और इन दो मुख्य देवी देवता के अतिरिक्त प्रकृति की पूजा की भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि वृक्ष वगैरह, जैसे कि आज भी देखते हैं कि जैसे पीपल हो गए, बरगद हो गए, विभिन्न तीज त्योहारों में पूजा किया जाता है। उसी प्रकार से प्रकृति पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जैसे कि जानते हैं कि कालीबंगा से हमको अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहीं न कहीं यज्ञ वगैरह से भी ये परिचित थे। हड़प्पाई लिपि। उस समय की जो लिपि थी वह किस प्रकार की थी। जो सैल खड़ी मुहरों और जो तांबे के जो गुटके और जो मुहरे मुद्रा वगैरह से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उस आधार पे जो लिपि थी उसमें 64 मूल चिन्ह पाए गए हैं। इस लिपि का पहला नमूना हमको 1853 ईस्वी में प्राप्त हुआ था और पूरी तरीके से यह लिपि प्रकाश में 1923 में आई थी, अर्थात कि 1923 में पूरी तरीके से इस लिपि से हम परिचित हो चुके थे। यह जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसको पिक्टोग्राफ भी कहते हैं। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता का पतन। इसके पतन का जो कारण है उसमें अभी तक विद्वानों, इतिहासकारों का एक मत नहीं है। तो इतिहासकार इस पे अलग अलग मत देते हैं, लेकिन जो सर्व प्रमुख 2-4 कारण है उसको हम देखते हैं। कुछ विद्वानों, इतिहासकार का कहना है कि बाढ़ से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, जिससे कि सिंधु सभ्यता बाढ़ से पूरी जलमग्न हो गई और सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज उस समय हुआ होगा, जिससे कि सिंधु सभ्यता के लिए पर्यावरण दशाएं प्रतिकूल हो गई होगी और सिंधु सभ्यता आगे सर्वाइव नहीं कर पाई होगी। बाह्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के बाद आर्यों का आगमन होता है और वैदिक काल की शुरुआत होती है, तो ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों का आक्रमण कहीं ना कहीं हो सकता है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। इस प्रकार से दोस्तों, आज हमने सिंधु सभ्यता के लगभग सभी पहलुओं को पढ़ने की, अध्ययन करने की कोशिश की है। धन्यवाद।